हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था खड़ी बोली शाब्दिक अर्थ को लेकर भाषा वैज्ञानिकों के अलग अलग क्या क्या मत है तथा इस बात को लेकर विवाद है कि खड़ी बोली शब्द का क्या अर्थ होगा। और हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी भाषा भाषा के साथ साथ ही खड़ी बोली का विकास भी भाषा का विकास भी हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी के साथ साथ एक नई धारा उत्पन्न हुई जिसे दक्षिणी हिंदी का नाम दिया गया, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले व्यक्तियों या फिर वही स्थानीय संस्कृति और भाषा के रूप में मिश्रण होने के कारण एक नई भाषा या एक नई पद्धति के रूप में उस समय में प्रचलित हुई। और किस प्रकार खड़ी बोली से ही दो नई प्रकार की रचनाओं देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक में उर्दू प्रधानता थी तथा दूसरी को हिंदवी कहा गया। आज हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं का विकास हुआ और खड़ी बोली के विकास को लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या परिवर्तन आए तथा किन किन महत्वपूर्ण कवियों ने अपना योगदान दिया। अगर हम वैदिक संस्कृति से संस्कृत, पाली, प्राकृत और शोरसेन, अर्धमगधी, मगधी इन तीनों अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उन सभी बोलियों के उद्गम और विकास को देख सकते हैं, जो हमें 1000 ईस्वी के आसपास देखने के लिए मिलता है। व्राक्ड प्राकृति अपभ्रंश, सिंधी कई प्राकृत कई अपभ्रंश, लद्दाख टक प्राकृत टक अपभ्रंश और पंजाबी शोरसेनी प्राकृत शोरसेनी अपभ्रंश। इन्हीं सभी से हमें अन्य सारी भाषाओं का विकास या उत्पत्ति होती हुई देखने के लिए मिलती है। जैसे अपभ्रंश से मगधी अपभ्रंश बना, जिसमें हमें बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली जैसी बोलियां या उपबोलियां देखने के लिए मिलती है। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगधी, अंगिका जैसी उपबोलियों का भी देखने के लिए मिलता है। जब हम अर्धमगधी की बात करते हैं तो उसमें हमें पूर्वी हिंदी के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मैथिली जैसी भाषाएं या उपभाषाएं सम्मिलित होती हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से गुजराती, पंजाबी के साथ साथ पश्चिमी हिंदी का भी निर्माण हुआ, जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्कनी सम्मिलित है। जब हम खस की बात करते हैं तो खस पहाड़ी हिंदी का नाम दिया गया है, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल वाला इलाका शामिल होता है। मराठी का उद्भव या निर्माण भी अपभ्रंश से ही माना जाता है, जिससे महाराष्ट्री से मराठी उत्पन्न हुई। राजस्थानी की जब हम उपबोलियां और बोलियों की बात करते हैं तो उसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढुढानी जैसी बोलियां सम्मिलित होती हैं। अंत में वचार से सिंध सिंधी की उत्पत्ति होती है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में बोले जाने वाली बोलियों की उत्पत्ति प्राकृत संस्कृत, पाली, प्राकृत के बाद अपभ्रंश से ही अलग अलग समय में निर्मित हुई है। जब हम खड़ी बोली का साहित्य भाषा के रूप में विकास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खड़ी बोली की काव्यधारा में नजीर अकबराबादी का एक विशेष महत्वपूर्ण कवि थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि नजीर की कविताओं को अपने समय की शेष हिंदी कविताओं में मिलाकर नहीं देखा जाता। नजीर खड़ी बोली के एक महान कवि थे, उन जिन्होंने कविता जिनकी कविताओं पर हिंदी और उर्दू दोनों समान रूप से अधिकारी माने जा सकते हैं। नजीर की काव्य भाषा हिंदी ही थी और इसके परिणाम हमें इन पंक्तियों में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ काली घटा आकर हे मस्त तुल रही है, दस्तरे सुर्ख उसमें क्या खूब घुल रही है, रुखसार पर बहारे हर एक के ढल रही है, शबनम की बूंदें जैसे हर गुल पर तुल रही है, ए यार चल के देख बरसात का तमाशा। इन बोलियों से इन शब्दों से हमें पता चलता है कि इनकी भाषा हिंदी है। बस दस्तारे सुर्ख और रुख साना जैसे दो तीन शब्दों को अलावा अन्य सभी शब्द हमें हिंदी के जान पड़ते हैं। हिंदी के महान कवि तुलसीदास, रीति काल के अनेक कवि, छायावादी कवियों ने भी संस्कृत के अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिन्हें उन्होंने अपने काव्य भाषा या फिर
काव्य की व्यवस्था के अनुकूल परिवर्तित कर कर प्रयोग किया हो। के इसी प्रकार के उदाहरण हमें इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ भाषा में थोड़े बहुत फारसी शब्दों का आना कोई नई बात नहीं है। 19वीं शताब्दी के आगमन के समय पर खड़ी बोली काव्य की वह यह पृष्ठभूमि थी। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस समय तक खड़ी बोली कविताओं की भाषा के रूप में पर्याप्त रूप में मंज चुकी थी, पर उस काल के हिंदू राज दरबार में कवि ब्रजभाषाओं में ही रचना कर रहे थे और खड़ी बोली का प्राय प्रयोग से मुसलमानों की काव्य भाषा मानी जा रही थी। यह स्थिति भारतेंदु युग तक विद्यमान रही। ख्वाजा साहब सूफी संत ने अपने धर्म प्रचार के लिए अनेक पदों और गद्य दोनों विधाओं का प्रयोग किया, और उनकी भाषा पर ध्यान देने से हमें पता चलता है कि उन्होंने उस समय दिल्ली जवान या खड़ी बोली का प्रयोग किया था, जिसमें अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में प्रयोग में मिलते हैं। जहां तक गद्य साहित्य की बात है, खड़ी बोली में गद्य साहित्य का आरंभ भी दक्कनी हिंदी की कविताओं से लगभग साथ साथ शुरू हुआ। दक्कनी हिंदी का प्रथम हिंदी गद्य लेख जिसकी रचना उपलब्ध है, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन माने जाते हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से धर्म प्रचार के लिए गद्य और पद्य दोनों विधाओं में साहित्य का निर्माण किया था। इनके पश्चात अगर हम देखते हैं तो अमीर खुसरो हमें खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। दक्कनी हिंदी को श्रेष्ठ साहित्य स्तर प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण लेखक मुल्ला वजीही हुए, जिन्होंने सबरक सबरस नामक गद्य रचना दक्कनी हिंदी में की और एक महान उपलब्धि माना जाता है। जिस समय दक्षिण में खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों के रूप में प्रयोग में भाषा के रूप में प्रयोग हो रही थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उसी समय अर्थात 18वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में खड़ी बोली का गद्य लेखन की परंपरा कायम नहीं हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 16वीं शताब्दी में लिखी एक ही गद्य रचना का उल्लेख किया है, जहां वह अकबर के समकालीन कवि गंग की चंद चंद छंद बरसन की महिमा नामक कवि रचना को शुक्ल जी ने इस ग्रंथ से उदाहरण दिया है कि उस समय की खड़ी बोली के स्वरूप का पता चलता है। यह भाषा 16वीं शताब्दी के दिल्ली आगरा क्षेत्र के आसपास प्रचलित थी, जो ब्रजभाषा खड़ी बोली और अरबी फारसी के सहज मिश्रण एवं क्रिया प्रक्रियाओं से निर्मित हो रही थी। इस समय यह भी पता चलता है कि उस समय के कवि अपनी भाषा को या अपनी काव्य रचना के अनुसार अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग भी उसमें करते थे, जिसके कारण एक मिश्रित भाषा या एक भाषा के अंदर अलग अलग भाषाओं के शब्दों का रूप देखने के लिए मिलता था, पर वह शब्द वही होते थे जो बोलचाल की भाषा में या फिर उस भाषा में प्रयोग होते हुए आम सभी के लिए परिचित हो चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रुति मिश्र ने 1710 में संस्कृत से कथा लेकर बैताल 25 लिखी। शुक्ल जी के अनुमान से इससे ब्रजभाषा की रचना कहा जाता है, पर बैताली बैताल 25 के 4 अनुवाद श्रुति मिश्र के नाम पर मिलते हैं, जो कि खड़ी बोली में है। विश्वनाथ प्रसाद विद्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जान पड़ता है कि इसे ब्रज भाषा में अनुदित ग्रंथ का अन्य कई लोगों ने खड़ी बोली में भी रूपांतरित किया है। उस समय में अलग अलग कवियों द्वारा या लेखकों द्वारा एक ही ग्रंथ का अलग अलग भाषाओं में परिवर्तित किया जाता था। जिस प्रकार खड़ी बोली में कई स्थानों पर पंजाबी मिश्रित मिलती है, तो कई स्थान पर एक ही ग्रंथ खड़ी बोली में साथ साथ कुछ राजस्थानी शब्दों या राजस्थानी भाषाओं का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। इस समय पता चलता है कि उस समय कोई एक रूप नहीं था, जिस कवि या लेखक अपनी उपस्थिति या लेखन स्थिति के अनुसार अपनी भाषा में परिवर्तन करते रहते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार श्रुति मिश्र की बैताली 25 को भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य के साथ मिलाकर पढ़ने से हिंदी गद्य के 150 साल वाली परंपरा का ज्ञान होता है, जिसके सहज विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज व्यवधान बना था।
18वीं शताब्दी में खड़ी बोली की एक और महत्वपूर्ण गद्य रचना रामप्रसाद निरंजन कृत योग वशिष्ठ है, जो 1741 ईस्वी में लिखी गई थी। आचार्य शुक्ल ने इसे अपने इतिहास में इसकी भाषा का उदाहरण देते हुए यह मत व्यक्त किया है कि यह बहुत साफ सुथरी खड़ी बोली है। शुक्ल जी ने के अनुसार अब तक पाई गई पुस्तकों में योग विशिष्ट ही सबसे प्रमुख है, जिसमें गद्य अपने प्रकृष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी ने दक्कनी हिंदी की गद्य रचना को बिल्कुल ही उपेक्षित कर यह मत प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी के इस अतिशुद्ध संस्करण को ही भाषा योग योगावश का मूल रूप मानकर उनकी भाषा की प्रशंसा की है और श्रृंगार बद्धता सधुता और व्यवस्थितता पर तनिक आश्चर्य भी व्यक्त किया है। जब हम इसकी मूल पंजाबी मिश्रित हिंदी पर ध्यान देते हैं तो यह भ्रम में समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तथ्य को प्रमाणित होता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खड़ी बोली गद्य का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था और अनेक कवियों द्वारा उसमें अनेक प्रकार की रचनाएं की गई थी, जिसमें अन्य भाषा या बोलियां भी मिश्रित थी। सांस्कृतिक तथा प्रादेशिक विशेषताओं के अनुसार पुस्तक की प्रतिलिपियां अथवा उनका संपादन करते हुए लेखक इच्छानुसार अपनी भाषाओं को बदलते रहते थे। जैसा कि सूरदास काल में हमें देखने के लिए मिला था, ब्रज भाषा का प्रयोग करने के बावजूद भी सूरदास जी के पदों में हमें अवधी के कुछ शब्द देखने के लिए मिलते थे। जब हम तुलसीदास जी की बात करते हैं तो उनकी भाषा में हमें संस्कृत के शब्दों का अवधीकरण होता हुआ देखने के लिए मिलता है। यह परंपरा 19वीं 20वीं शताब्दी तक इसी प्रकार चलती रही और खड़ी बोली में भी यह परंपरा नजर आती है, जहाँ संपादन करते समय लेखक अपनी इच्छा अनुसार भाषा को बदलते रहते हैं और उन शब्दों का चुनाव करते हैं जो या तो निजी भाषा में रोजगार डेली के यूज पर इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जो जाने पहचाने हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि 19वीं शताब्दी के पूर्व फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाले अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली स्वाभाविक रूप से प्रचलित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विशाल भारत के 1940 में अंकन में यह कहा था कि 1740 के लगभग लिखे गए कुछ पन्नों में प्रयुक्त खड़ी बोली के नमूने प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि हिंदी उन दिनों राजकीय और अंतर प्रांतीय व्यवहार की भाषा बन चुकी थी। उन दिनों विशुद्ध संस्कृत शैली के लिखित पन्नों में भी अरबी फारसी के व्यवहार शब्द निसंकोच देखने के लिए मिलते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है जब मुसलमान आक्रमणकारियों ने राज्य भाषा और राजकीय कार्यों के लिए अरबी फारसी भाषा को चुना, जिसका उदाहरण हमें बाद में आमजन में भी देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरणों के आधार पर रामचरण दासकृत किसी रचना, जगन्नाथ दासकृत धर्मगीता और शिव गोपाल लिखित औषधि यूनानी सार, कुदरतुल्ला कृत खेल बांग्ला किसी गोपाल लिखित बढ़ई विलास और रंग लाल कृत तोता मैना की कहानी का उल्लेख किया है। इन पुस्तकों में प्राय भाषा नमूनों का विश्लेषण करने के पश्चात डॉक्टर शर्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आगरा और ब्रज की जनता जिस भाषा से सुपरिचित थी, उसी भाषा में यह पुस्तकें लिखी गई हैं और इन पुस्तकों में खड़ी बोली की शैली का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते खड़ी बोली में साहित्य का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण में देखने के लिए मिलता है। इस धारा में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग उर्दू के प्रसिद्ध शायर ईशा अल्लाह खां ने किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनुमानतः सन 1798 से लेकर 1803 के बीच उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी की रचना ईशा ने की। इसका उद्देश्य था ठेठ हिंदी भाषा में लिखना, जिसमें उन्होंने हिंदी को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने का संकल्प लिया था। पहला, बाहर की बोली के शब्द अर्थात अरबी फारसी या तुर्की शब्दों का प्रयोग ना करें। गवारी ब्रजभाषा या अवधी का प्रयोग ना हो। भाषा अर्थात भाखा या संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ना हो। ईशा का गद्य
अधिकतर बोलचाल के शब्दों से निर्मित था, जिसमें मुहावरेदार स्वाभाविकता लय प्रवाह से युक्त था। लगभग इसी समय में फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी मीर अमन ने किश ए चार दरवेश का बाग बहार शीर्षक से अनुवादन किया, जो फारसी लिपि में प्रकाशित हुआ था। ईशा की भाषा मूल रूप से बोलचाल की भाषा थी, पर भाषा के अंदर अरबी फारसी के कुछ शब्दों का थोड़ा बहुत असर हमें देखने के लिए मिलता है। लल्लूलाल जी कवि को जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश पर 1803 में प्रेम सागर की रचना, जिसमें श्रीमद् भगवत के दशक दसम स्कंद की कथा वर्णित की गई है, को लिखने के लिए कहा गया। आचार्य सुगल जी के अनुसार लल्लूलाल जी की भाषा कृष्ण पाशक व्यासों की ब्रज रजत खड़ी बोली है। सम्मुख जाए, शिरनाए, सोई भई कीजे, निरख लीजे, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त होते हुए देखने के लिए मिलता है। भाषा को रेखता कहा गया। यह रेखता गिलक्राइस्ट की हिंदुस्तानी ही है, जिसमें बोलचाल के शब्दों को हिंदुस्तानीकरण का प्रयास दिखाई पड़ता है। जैसे बेताल पच्चीसी में प्रयुक्त शब्दों में निगाह, हवेली, बालाखाना, दख्तिया, ऐस, असबाब, महलूम या मालूम, खूबसूरती आदि जैसे शब्दों के प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। पर ये शब्द उस समय के शिष्ट समाज की बोलचाल का अंग बन चुके थे, और बलखाना के अतिरिक्त से शब्द आज की हिंदी की शताब्दी में का अंग बन चुके हैं। दूसरी तरफ इसमें कौतुक, जल, स्त्री, रूपवती, स्त्रिया, भोग आदि बोलचाल के तत्सम शब्दों के अलावा पतंग, गुफा, सिद्ध, कुआ, तोबा, चुल्लू, जोगी, पहाड़ आदि तद्भव शब्द सहज रूप में प्रयुक्त होते थे। पर यहाँ खटकने वाली बात यह है कि जब हम शब्द वर्तनी को देखते हैं, यहाँ पर यही, यह के लिए, महलूम मालूम के लिए, सिद्ध सिद्ध के लिए, कुआ कुआ के लिए, एक एक के लिए, तौबा तुबा हुआ के लिए, दहाने दाहिने के लिए, बहु वह के लिए आदि जैसे शब्दों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। पर किसी भाषा का विकास के आरंभिक चरण में वर्तनी का यह गड़बड़ कोई असाधारण बात नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से यह भाषा ठेठ खड़ी बोली है, जिसके केवल दो प्रयोग, धरा और खैच, ब्रज भाषा के थे। पर गिलक्राइस्ट ने हिंदी शब्द को व्याकरण चलन की सीमित ही नहीं समाप्त करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि गिलक्राइस्ट उर्दू भाषा के अधिक प्रचारक थे। पर उर्दू भाषा उस समय आम जन मानस की भाषा नहीं थी, जिसके कारण गिलक्राइस्ट को हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक में एक लेख लिखा, जिसमें बताया कि हिंदुओं और मुसलमानों की दो भाषा शैलियां हैं। उसमें उन्होंने हिंदवी को शुद्ध हिंदुओं की भाषा माना, और दूसरी तत्सम प्रधान शैली को ग्रामीण प्राचीन शैली और अरबी फारसी शब्दों मिश्रित खड़ी बोली को मुसलमानों की भाषा बताते हुए उसे उच्च कोटि की भाषा घोषित कर दिया। उसी समय हिंदी शैली जिसका प्रतिनिधित्व प्रेम सागर जैसी पुस्तकें कर रही थी, हिंदुस्तानी शैली जिसका प्रतिनिधित्व बेताली बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तकें कर रही थी, और उर्दू शैली जिसका उदाहरण मीर अमम की बागो बहारा में देखने के लिए मिलता है। इन्होंने प्रथम दो शैलियों को देवनागरी लिपि में प्रकाशित की गई, जिसमें बागो बारा की लिपि को फारसी ही रखा गया। इस प्रकार खड़ी बोली की शैलियों को हिंदी और उर्दू नाम से अलग अलग करने का प्रमुख श्रेय गिलक्राइस्ट को जाता है। इन्होंने पहली शैलियों के एक से अधिक होने पर भाषा का एक ही नाम था, जिसे हिंदी, पर गिलक्राइस्ट ने हिंदी शब्द को व्यापक चलन की समिति ही नहीं समाप्त करने का प्रयत्न किया, जो इनके ओरिएंटल लिंग्विस्टिक लेख से पता चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।